नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। सुप्रीम कोर्ट आज बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। याचिकाओं में एसआईआर की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इससे पहले चुनाव आयोग ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि वो कानूनी तरीके से अपना काम कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने 334 गैर मान्यता प्राप्त दलों को अपनी सूची से हटा दिया है। आयोग के अनुसार ये सभी दल पिछले 6 साल से पूरी तरह निष्क्रिय थे और 2019 के बाद एक भी चुनाव नहीं लड़े। जांच में इन दलों का कोई भी दफ्तर अस्तित्व में नहीं पाया गया। ये कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत की गई है, जिसका मकसद केवल कागजों पर चल रहे दलों को हटाकर चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोग पर लगाए गए बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बहाने गरीब, वंचित, दलित एवं अल्पसंख्यक वर्गों के मताधिकार से खिलवाड़ के षड्यंत्र के आरोप को निराधार बताया है। संसद के दोनों सदन में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो सकते हैं। लोकसभा की बात की जाए तो यहां भारतीय पत्तन विधेयक और खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयकों पर चर्चा होगी। भारतीय पत्तन विधेयक बंदरगाहों से संबंधित कानून की मजबूती और एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने का काम करेगा। विधेयक में समुद्री व्यापार को सुगम बनाने और भारतीय समुद्र तटों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किए जाने का भी प्रावधान है। वहीं खान एवं खनिज विकास एवं विनिमय संशोधन विधेयक के माध्यम से इससे संबंधित साल 1957 के अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। खनन क्षेत्र को रेगुलेट भी किया जाएगा। राज्यसभा में आज लोकसभा से कल पारित 2 खेल विधेयकों पर चर्चा होगी। उच्च सदन की कार्यसूची में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करना और उनके कामकाज को रेगुलेट करना है। वहीं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को कन्वेंशन को प्रभावी बनाने का कार्य करेगा। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 को कल लोकसभा में पारित किया गया। एनएसबी राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करेगा और उनकी संबद्ध इकाइयों को पंजीकृत करेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 भी लोकसभा से पारित कर दिया गया है। ये खेलों में डोपिंग को प्रतिनिधित्व करता है और उल्लंघनों के परीक्षण निर्णय हेतु एक ढांचा प्रदान करता है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विधेयक का संशोधित संस्करण आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 और कराधान कानून संशोधन बिल 2025 पेश किया, जिसे हंगामे के बीच पारित कर दिया गया। दोपहर बाद राज्यसभा में गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से जुड़ा बिल चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। संसद में कल विपक्षी शोर शराबे के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति और परिवार के लिए संसद का काम नहीं रोकेगी और जरूरी बिल पास होंगे। सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसमें सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग में आरक्षण में उन लोगों को प्राथमिकता दिए जाने की मांग की गई है जिनकी आर्थिक स्थिति उस वर्ग के अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बावजूद आफत अभी तक कम नहीं हुई है। लगातार हो रही बारिश ने भी स्थानीय लोगों और बचाव कार्य में जुटे लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। देर शाम से हो रही भारी बारिश के चलते भागीरथी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने हर्षिल बाजार को खाली करा लिया है। होटल्स में ठहरी रेस्क्यू टीमों और मीडिया के लोगों को अन्य जगहों पर शिफ्ट कराया गया है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले लड़कियों के लिए तिरंगा साइक्लोथॉन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की बेटियां आज अपनी साइकिल के साथ देश को गति देने, देश की समृद्धि में अपना योगदान देने आई हैं। दिल्ली सरकार भी ये प्रण लेती है कि राज्य की सभी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और किरेन रिजिजू ने भी सांसदों के साथ हर घर तिरंगा बाइक रैली के तहत बाइक चलाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। इस विविधताओं से भरे भारत में बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जो देश को एकता के सूत्र में बांधते हैं और उसी क्रम में तिरंगा भी एक ऐसी ताकत है जो हमें एकता के सूत्र में बांधता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने डल झील के चारों ओर तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में जम्मू कश्मीर के सैकड़ों निवासियों ने भाग लिया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से थजवास तक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आईटीबीपी के जवानों ने रांची में तिरंगा बाइक रैली निकाली। इस दौरान जवान जोश और उत्साह से लबरेज नजर आए। राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के लाल किले सहित सभी महत्वपूर्ण जगहों पर सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष से कड़ी निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था पर डीसीपी नॉर्थ दिल्ली राजा बांटिया ने कहा कि जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टीम लगाई गई है। पुलिस, अर्धसैनिक बल सहित दूसरी सुरक्षा एजेंसी तैनात रहेगी। मेडिकल, फायर सर्विस, होमगार्ड की टीम भी तैनात रहेगी। पूरे लाल किले का आसपास का 800 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं। अमृतसर में स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस महानिरीक्षक परमराज सिंह उमरानंगल ने ब्यास रेलवे स्टेशन का विशेष दौरा किया। विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया गया। पुलिस महानिरीक्षक परमराज सिंह उमरानंगल ने बताया कि 15 अगस्त के मद्देनजर बस, ट्रेन और सार्वजनिक जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कल हमने ब्यास रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया। तेलंगाना के गोलकोंडा किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले परेड रिहर्सल की गई। अधिकारियों ने तैयारियों की समीक्षा भी की। आज विश्व हाथी दिवस है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव तमिलनाडु के कोयंबटूर में विश्व हाथी दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह में 5000 स्कूलों के 12 लाख छात्र भी शामिल होंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज राजधानी में एम्पावरिंग यूथ, एम्पावरिंग भारत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज विद्युत उपभोक्ता संवाद कार्यक्रम के तहत राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के साथ संवाद करेंगे। 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर फीडबैक लेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कल नौसेना मुख्यालय में ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत में कोरिया गणराज्य के राजदूत सियोंग हो ली ने कल अगरतला सचिवालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा से शिष्टाचार भेंट की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल उच्च अधिकारियों के साथ एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रदेश के हित में 1763 करोड़ से ज्यादा की विभिन्न वस्तुओं के खरीद प्रस्ताव एवं रेट कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को तालकटोरा स्टेडियम के नजदीक शंकर रोड और मंदिर मार्ग के जंक्शन पर एक क्लॉक टावर का शिलान्यास किया। करीब 27 मीटर ऊंचा अष्टकोणीय ये घंटाघर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद यानी एनडीएमसी द्वारा नई दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस विश्व भर में मनाया जा रहा है। ये दिवस युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भविष्य में उसकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते 37 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। योगी सरकार पीड़ितों की मदद के लिए तत्परता से काम कर रही है। सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारी से लेकर मंत्री तक सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। प्रदेश के राहत आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि अब तक करीब 7 लाख लोगों को मदद पहुंचाई जा चुकी है। भारी बारिश के कारण लखनऊ में कई हिस्सों में सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। जगह जगह पानी भरने से वाहन फंस गए और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर गोरखपुर में तेज बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। बारिश की वजह से आम जनजीवन को प्रभावित हो गया है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार देर रात से भारी बारिश का सिलसिला है जारी। आज सुबह दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश हुई। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। चेन्नई के कई हिस्सों में बारिश हुई। कई जगहों पर बारिश की वजह से जल जमाव देखने को मिला। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। देहरादून में लगातार बारिश के बाद तमसा नदी उफान पर है। वहीं जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। उधमपुर में भी झमाझम बारिश है। राजौरी में भूस्खलन के कारण कई रास्ते सड़कें बंद हैं। कालीधार इलाके में भूस्खलन के कारण जम्मू राजौरी राजमार्ग बंद हो गया है, जिससे यातायात बाधित है। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? एक काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी प्लान लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स का 2 सीटर है ना? अब पुलाव सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जानें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय जीएसटी संगठन द्वारा पिछले 3 वर्षों में पकड़े गए इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी के मामलों की संख्या 2024-25 में बढ़कर 15,283 हुई, जिसमें से 58,772 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति ने पिछले कर अवधि के लिए जीएसटीआर 3B फॉर्म में रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो उसे जीएसटीआर 1 फॉर्म दाखिल करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि श्रम पोर्टल पर 30.98 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। मनसुख मंडाविया ने कहा कि ई-श्रम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक ही पोर्टल पर एकीकृत करता है। ये ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने जुलाई 2025 में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 19.93% तक बढ़ाई, जिससे चालू इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 की औसत मिलावट दर 19.05% पहुंची। आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन ने नया रिकॉर्ड बनाया। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि महज 6 महीने में इसके ट्रांजैक्शन 100 करोड़ से दोगुने होकर 200 करोड़ तक पहुंच गए। भारत ने बांग्लादेश से सड़क मार्ग से आने वाले जूट उत्पादों के आयात पर तत्काल प्रभाव से लगाया प्रतिबंध। वहीं विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार नावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से इन जूट उत्पादों का आयात किया जा सकता है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार अच्छे मौसम के कारण खरीफ धान की बुआई 12% बढ़कर 365 लाख हेक्टेयर हुई। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग ने अंबेडकर भवन में समुद्री खाद्य निर्यातक सम्मेलन 2025 का किया आयोजन।
इस सम्मेलन में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह, राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने भाग लिया। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थों की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए इसके मूल्य संवर्धन के महत्व पर जोर दिया। राजस्थान के टोंक जिला मुख्यालय में फसल बीमा क्लेम वितरण समारोह का हुआ आयोजन। इस दौरान कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, जिला प्रमुख सरोज बंसल सहित किसान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2023-24 और 2024-25 के तहत देश भर के लाखों किसानों के खातों में करोड़ों रुपए की बीमा राशि ट्रांसफर की गई। इस राशि से न केवल किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उनकी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई भी होगी। भारत के स्मार्टफोन बाजार में साल दर साल 0.9% की वृद्धि हुई है और इस साल की पहली 6 माही में देश में 7 करोड़ यूनिट भेजे गए। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी। डीजीसीए ने भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2020 से जून 2025 तक 171 नियामक ऑडिट किए। एयर इंडिया ने दिल्ली से वॉशिंगटन डीसी के लिए अपनी उड़ानें बंद करने का किया ऐलान। एयर इंडिया ने कहा कि वो 1 सितंबर से दिल्ली से वॉशिंगटन डीसी के लिए अपनी उड़ानें स्थगित कर रही है। एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा है कि निर्णय कई परिचालन कारणों के चलते लिया गया। वहीं एयर इंडिया ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के लगातार बंद रहने का भी हवाला दिया, जिसके कारण उड़ानों का मार्ग लंबा हो गया है। टेस्ला ने दिल्ली एनसीआर में एरोसिटी स्थित वर्ल्ड मार्क 3 कॉम्प्लेक्स में अपने पहले शोरूम का उद्घाटन किया। ये इलेक्ट्रिक कार निर्माता का भारत में प्रवेश के 1 महीने के भीतर दूसरा रिटेल स्टोर है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश जुलाई 2025 के दौरान 81% बढ़कर 42,702 करोड़ रुपए हुआ, जिसमें थीमैटिक और फ्लैक्सी कैप फंड्स का सबसे अधिक योगदान है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर की बातचीत। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत के दौरान हाल के घटनाक्रमों पर उनके विचार जानकर उन्हें खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ज़ेलेंस्की से भारत की दृढ़ स्थिति से अवगत कराया। दोनों नेताओं की बातचीत के दौरान पीएम ने शांति के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। सुरक्षा परिषद के एक आपातकालीन सत्र में इजरायली और फिलिस्तीनी राजदूतों ने गाजा में संघर्ष को समाप्त करने के लिए आवश्यक स्थिति और समाधानों के बारे में बिल्कुल अलग-अलग विचार प्रस्तुत किए। फिलिस्तीनी संयुक्त राष्ट्र राजदूत रियाद मंसूर ने इजरायल के जारी आक्रमण की निंदा करते हुए कहा कि गाजा में हो रहे नुकसान को रोकने के लिए सिर्फ शब्द ही काफी नहीं हैं। अगर कोई दूसरा देश होता तो आप बहुत पहले ही प्रतिबंध लगा चुके होते। वहीं इजरायली राजदूत जोनाथन मिलर ने गाजा में इजरायल को आक्रामक बताने का विरोध किया। उन्होंने कहा उनका मकसद गाजा को क्रूर आतंकवादी शासन से मुक्त कराना है। इसी क्रम में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि उनका मकसद गाजा पर कब्जा नहीं बल्कि उसको हमास से आज़ाद कराना है। हालांकि बैठक के तुरंत बाद ही गाजा में इजरायल द्वारा अब तक की सबसे भारी बमबारी की गई, जिससे हालात और बिगड़ गए। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऐलान किया है कि उनका देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के फैसले को 90 दिनों के लिए टाला। डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला टैरिफ संघर्ष विराम खत्म होने से ठीक पहले आया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूसी राष्ट्रपति पुतिन से 15 अगस्त को अलास्का में करेंगे मुलाकात। यह पहली बार होगा जब दोनों नेता अमेरिका की जमीन पर मिलेंगे। इस मुलाकात को लेकर ट्रंप ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध नहीं होता, ये तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता था। इसलिए वो व्लादिमीर पुतिन से बात कर युद्ध को खत्म करने पर जोर देंगे।
अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पीटर्सबर्ग के पास एक स्टील कोकिंग प्लांट में विस्फोट से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए। दर्जनों लोग मलबे में फंस गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए आपातकालीन कर्मी जुटे हुए हैं। विस्फोट के कारण मोनोंगहेला घाटी में धुआं छा गया है। वहीं आपातकालीन सेवाओं के अनुसार विस्फोट में 2 अन्य लोग लापता हैं। उत्तर पश्चिमी तुर्की ने कानक्कल प्रांत के केंद्र के पास जंगल में लगी भीषण आग में दर्जनों घर और कारें जलकर खाक हो गईं। वहीं सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। शहर के राज्यपाल ने कहा है कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, वाहन और लगभग 700 कर्मचारी आग बुझाने में लगे हुए हैं। तुर्की की मौसम विज्ञान सेवा के अनुसार क्षेत्र में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और हवा की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। भारत की नम्रता बत्रा 2025 वर्ल्ड गेम्स में वुशु में महिलाओं के 52 किलो भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। ये पहला मौका है जब वर्ल्ड गेम्स में वुशु में भारत का कोई पदक पक्का हुआ है। नम्रता बत्रा ने फिलीपींस की क्रिजान फैट कोलाडो को 2-0 से मात दी। आज होने वाले फाइनल में नम्रता का सामना चीन की मैंग यू चेन से होगा। भारतीय मुक्केबाज रितिका ने एशियन अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हेवीवेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। भारत अंडर 19 रैंकिंग में दूसरे और अंडर 22 में चौथे स्थान पर रहा। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित एस्कॉट रेसकोर्स में आयोजित शेरगर कप 2025 में भारतीय घुड़सवार सूरज नारेडू ने इतिहास रच दिया है। नारेडू की कप्तानी में टीम एशिया ने प्रतियोगिता में पहली बार हिस्सा लेते हुए खिताब जीत लिया। पच्चीसवें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक खेलों का आयोजन 15 से 26 नवंबर 2025 तक टोक्यो में किया जाना है। डेफ ओलंपिक के लिए शूटिंग टीम के चयन के लिए ट्रायल भोपाल में जारी है। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में महिला वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लॉन्च की गई। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का दूसरा मैच आज डार्विन में खेला जाएगा। सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की थी। सिंसिनाटी ओपन में दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अरीना साबालेंका का विजय अभियान लगातार है जारी। साबालेंका ने तीसरे दौर में एमा राडुकानु को शिकस्त दी। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने सिंसिनाटी ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। दूसरे दौर के मैच में ज़्वेरेव ने लोकल फेवरेट निशेष को हराया। कनाडा ओपन के विजेता बेन शेल्टन ने सिंसिनाटी ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। दूसरे दौर में शेल्टन के प्रतिद्वंद्वी अर्जेंटीना के कैमिलो उगो चोट के कारण रिटायर हो गए। यूएफए के फैसले के खिलाफ की गई क्रिस्टल पैलेस फुटबॉल क्लब की अपील केस ने खारिज कर दी है। क्रिस्टल पैलेस को रेलीगेट करके यूरोपा लीग ने तीसरे टियर के कॉन्फ्रेंस लीग में भेज दिया है। एथलेटिको मैड्रिड ने इटली के फॉरवर्ड जियाकोमो रास्पेडोरी को नेपाली से साइन किया है। क्लब ने रास्पेडोरी के साथ 5 साल का करार किया है। स्पेनिश फुटबॉल संघ के मुताबिक राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम की कोच के करार को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। स्पेन को हाल ही में महिला यूरो के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। रियल मैड्रिड की टीम ने स्विट्जरलैंड की टीम तिरोल के खिलाफ होने वाले दोस्ताना मैच से पहले अभ्यास किया। ये प्री सीजन फ्रेंडली ऑस्ट्रिया में खेला जाएगा। एवर्टन ने इंग्लैंड के मिडफील्डर जैक ग्रिलिश को पूरे सीजन के लिए लोन पर लेने का करार किया है। ग्रिलिश ने पिछले सीजन में सिटी के खिलाफ सिर्फ 7 लीग मैच खेले थे।
और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।